नमस्कार, आपके चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पिछले शुक्रवार से संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी। शुक्रवार और शनिवार को लोकसभा में चर्चा हुई। लोकसभा में जो चर्चा हुई, उसका जवाब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में शनिवार को दिया और सोमवार से राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री शायद राज्यसभा में भी चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा का जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। तो चूंकि मैं प्रधानमंत्री के राज्यसभा के भाषण का इंतजार कर रहा था, इसलिए मैंने लोकसभा के भाषण पर उसकी कोई समीक्षा या कोई चर्चा अपने चैनल पर नहीं की। अभी मैं दोबारा उस पर कुछ कोशिश करूंगा, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस को धोया है, और धोया नहीं बल्कि सही पूछो तो जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को छीला है, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने शायद उसका 10% भी नहीं किया था। मैं तो कहूंगा कि हर किसी को यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो यूट्यूब पर जाकर अमित शाह का वो भाषण जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार संविधान पर चर्चा लेकर के क्यों आई। कोई विशेष ऐसा मौका नहीं था, लेकिन सरकार ने एक मौका ढूंढा और वो मौका ढूंढा संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर। यानी कि जिस दिन संविधान कंप्लीट हुआ था, उसे उसे देश के सुपुर्द किया गया था, उसके 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने उस पर चर्चा की। और जो लोग संविधान लहराते घूम रहे थे अपनी चुनावी रैलियों में, अपने अलग अलग राजनीतिक प्रोग्रामों में, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनकी बखिया उधेड़ दी। उनको शायद लग रहा था कि संविधान पर सरकार चर्चा करके फंस जाएगी और वो सरकार को घेरने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। सरकार संविधान पर चर्चा लेकर के आई और उसने कांग्रेस पार्टी द्वारा जो लगभग 50-55 सालों तक उन्होंने जो राज किया है देश पर, उसमें संविधान संशोधन में जो कुछ प्रयास किए गए, उनको लेकर के धज्जियां उड़ा दी। तो वैसे तो सरकार के कई वक्ताओं ने ऐसा किया, मतलब सरकार की तरफ से, लेकिन राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए जिस तरह से अमित शाह ने अपनी बात रखी, उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, मतलब एक तरीके से जिसे कहते हैं जले पर नमक डालना, वो वाली स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए हो गई। और मुझे लगता है कि इतनी छीछालेदर होने के बाद अब शायद बचे हुए सत्र को भी कांग्रेस पार्टी चलने नहीं देगी। तो उन्होंने शुरुआत की इस बात से कि सत्ता में रहते हुए किस पार्टी ने संविधान की भावना को का कैसे सम्मान किया। यानी कि उन्होंने तुलना की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। बाकी दलों का उन्होंने नाम नहीं लिया और वो अप्रासंगिक भी है, क्योंकि उन्होंने इतने छोटे छोटे समय के लिए राज किया है कि उसकी प्रासंगिकता बहुत बनती नहीं है। तो उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के बीच में तुलना की। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 16 साल तक देश की सत्ता को चलाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने करीब 55 साल तक देश पर शासन किया है। तो इसकी जब वो तुलना करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें जो संविधान संशोधन हुए, वो कितने हुए और किस मंशा से हुए। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी पर हमला करता है तो उन चीजों को चुनता है जहां पर निगेटिविटी हो। इन 4 दिनों की पूरी चर्चा में, चाहे वो लोकसभा में हुई हो, चाहे वो राज्यसभा में हुई हो, बहुत बड़ी कमजोरी विपक्ष की ये रही कि विपक्ष तथ्यों के आधार पर किसी संविधान संशोधन को लेकर के, किसी कानून में परिवर्तन को लेकर के सरकार को नहीं घेर पाया। अब राजनीतिक बातें करना अलग होता है, लेकिन पर्टिकुलर आप किसी चीज को लेकर के आइए कि इस संविधान संशोधन के जरिए सरकार ने गलत मंशा से ये काम किया, या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके सरकार ने गलत उद्देश्य से ये काम किया। तो ऐसा करने में
विपक्ष पूरी तरह से नाकाम रहा, और खासतौर से कांग्रेस पार्टी। उन्होंने दूसरी बात कही कि हमारे आस पड़ोस में अधिकतर देश लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए जब हम स्वतंत्र हुए थे, यानी कि 2-3 साल पहले और 2-3-4 साल बाद। लेकिन हमारे आसपास के ज्यादातर देशों में जो लोकतंत्र था वो फेल हो गया। वहां पर जो संविधान बनाए गए वो सारे के सारे फेल हो गए। जब लोकतंत्र ही फेल हो गया तो संविधान क्या चलेगा? तो वहां पर लोकतंत्र फेल हो गया। लेकिन चूंकि हमारी जड़ें लोकतंत्र में सदियों पुरानी थी, बल्कि हजारों साल पुरानी हमारी जड़ें थी लोकतंत्र की, इसलिए हम आसानी से सरवाइव कर पाए। एक बात जो सबको पता है वो ये है कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसके जो बनाने की प्रक्रिया हुई है वो लगभग 3 साल चली, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि इतनी लंबी चर्चा के बाद और इसमें जो बहुत सारे ड्राफ्ट तैयार किए गए वो ड्राफ्ट जनता के पास भेजे गए, जनता की टिप्पणियां आई, उन टिप्पणियों पर चर्चा हुई और उसके बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में जो संविधान की मूल प्रति थी उसमें कुछ चित्र समाहित किए गए थे जो अलग अलग चैप्टर्स में रखे गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो चित्र हमको प्रेरणा देते थे, हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न करते थे कि जब हम किसी विशेष विषय में सोचते हैं तो वो चित्र हमें एक प्रेरणा देते हैं, एक भावना देते हैं कि हमको ये काम इस तरीके से करना चाहिए या इनके आदर्शों को मानते हुए करना चाहिए। तो उन्होंने एक कटाक्ष भी किया कि जिन लोगों ने उन चित्रों को संविधान से निकाला है और संविधान को केवल और केवल शब्दों का समूह बनाकर रख दिया, उन्होंने वास्तव में संविधान से संविधान की आत्मा या संविधान की भावना को बाहर करने का काम किया। एक बड़ी चर्चा हुई इस लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसा कुछ है नहीं, और दूसरा जो आप ये ढिंढोरा पीटना चाहते हैं तो संविधान में परिवर्तन का अधिकार संविधान के अंतर ही निहित है और उसी के तहत संविधान में अलग अलग संशोधन होते रहते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास होता है। इसके बाद वो अपनी मूल बात पर आए कि संविधान में संशोधन का अधिकार तो होता है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान आप चाहे जितना ही अच्छा बना लीजिए, अगर उसको संचालित करने वाले अच्छे नहीं हैं तो उसका वो दुरुपयोग ही करेंगे, और संविधान अगर खराब भी हो, बहुत ज्यादा चीजें उसमें लिखित ना हो, तो भी उसका संचालन करने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो उसे वो अच्छा बना देंगे। इसी को लेकर के उन्होंने आगे कहा कि संविधान में जो परिवर्तन किए गए वो किस उद्देश्य से, किस पार्टी ने किए। तो उन्होंने 4-5 संविधान संशोधन का मसला उठाया, मतलब 4 संशोधन और कुछ 1-2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो उन्होंने कहा संविधान में जो पहला संशोधन किया गया वो देश में पहला चुनाव होने से पहले कर दिया गया। सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री बने थे वो किसी चुनाव से नहीं बने थे, बल्कि वो एक तरह से ब्रिटेन की सरकार की नियुक्ति थी। जब ब्रिटेन की सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला किया, अब क्यों किया उसके पीछे भी नहीं जा रहा हूं, कि जब ब्रिटेन की सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला किया तो सरकार ने यह तय किया कि यहां पे जो उनका पॉलिटिकल विंग है, यहां मतलब भारत में, तो ब्रिटेन सरकार का पॉलिटिकल विंग यहां पे कौन सा था? वो था कांग्रेस। तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को सत्ता सौंप के जाएंगे, और कांग्रेस को सत्ता सौंपने का मतलब ये कि पहले उन्होंने ये तय किया था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। और इसके चलते जिस मौलाना आजाद को कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए 4 साल तक अपना अध्यक्ष बना करके रखा था, उसको हटाया गया, नए चुनाव कराए गए, और जब नए चुनाव हुए तो उसमें जो प्रदेश कमेटियां थी कांग्रेस की, उनमें से 12 कमेटियों ने वोट किया सरदार पटेल के पक्ष में, एक कमेटी ने कोई किसी को वोट नहीं किया, और एक ने
किसी और के पक्ष में किया था, शायद राजा जी के या किसी के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस समय किसके पक्ष में किया था। नेहरू के पक्ष में एक भी वोट नहीं था। 14 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थी और एक भी वोट नेहरू के पक्ष में नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी जिद को आगे बढ़ाते हुए नेहरू के पक्ष में फैसला करवाया। और फैसला कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रदेश कमेटियों को दोबारा से कहा हो कि नहीं आप अपने मत पे पुनर्विचार कीजिए और नेहरू को समर्थन कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, नेहरू से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। तो आज जो लोग बूथ कैप्चरिंग की, ईवीएम हैकिंग की बातें करते हैं, तो सही पूछो तो इस देश में पहला बूथ कैप्चर या ईवीएम हैक जो हुआ था वो हुआ था 1946 में, जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। और उसे आप बूथ कैप्चरिंग या ईवीएम हैकिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा था। तो जिसे चुना गया उसको महात्मा गांधी ने किनारे कर दिया, उसको मजबूर कर दिया कि अपना नाम विड्रॉ कर ले, और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो पहला संशोधन जब हुआ तो उस समय तक पहला चुनाव नहीं हुआ था। नेहरू नियुक्त प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन की सरकार की तरफ से। और 1952 तक चूंकि चुनाव नहीं हुए थे, और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को स्वीकार किया था, यानी कि संविधान लागू किया था। और पहला संविधान संशोधन 1.5 साल पूरा होने से पहले हो गया। 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन लाया गया। और यह पहला संविधान संशोधन किस बात को लेकर के लाया गया? अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी और उसके अगेंस्ट कुछ पत्रिकाएं, कुछ अखबार जिस तरीके से लेख लिख रहे थे, उसको रोकने के लिए पहला संविधान संशोधन लाया गया। और यह था अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए। इसके बाद उन्होंने दूसरे का जिक्र किया जो कि 24वां संविधान संशोधन था। उसमें उन्होंने कहा कि 24वां संविधान संशोधन नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी लेकर के आई, और वो संविधान संशोधन देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता था। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सरकार तय करेगी, जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकती है। तीसरा उन्होंने लिया जो कि 39वां संविधान संशोधन है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब 1974 में, 74 नहीं बल्कि 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, जो उन्होंने चुनाव करवाए थे 71 में। तो उसमें जो उनकी जीत हुई थी उसको लेकर के उनके विपक्षी ने उनके अगेंस्ट एक केस दायर किया था कि यह चुनाव गलत तरीके से जीता गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने 39वां संविधान संशोधन लाया, और उस संविधान संशोधन के जरिए यह सुनिश्चित किया कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों को पे बैठे लोगों को न्यायपालिका उनकी समीक्षा नहीं कर सकती। और इसे उन्होंने पिछले समय से लिया, यानी जिसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, उससे लिया। कि ऐसा नहीं कि जिस दिन उन्होंने वो कानून पारित किया, वो संविधान संशोधन लाया, वहां से लागू होगा। उन्होंने पिछले समय से ले लिया, यानी कि वो जो जब से वो नया चुनाव जीती थी तब से उन्होंने उसको लागू कर दिया। अब उसमें क्या हुआ कि पिछला अगर कोई जीता है, पिछले किसी ने कोई क्राइम किए है, कुछ भी किया है, अगर वो उस समय पर प्रधानमंत्री बन गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता। यानी कि अगर किसी ने, अगर आज के हिसाब से बात करें कि 2010 में कोई मर्डर किया है और आज वो 2024 में प्रधानमंत्री बन गया हो, तो उसके मर्डर की समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता। आज ये लागू नहीं है, लेकिन ये उस समय वो इंदिरा गांधी लेकर के आई थी। फिर वो 42वां संविधान संशोधन लेकर के आई, और उस 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया। तो इसके पीछे अमित शाह ने तर्क दिया, क्योंकि 1975 में जबकि चुनाव ड्यू थे, अगर उस समय पर चुनाव हो जाते
तो इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती, इसलिए उन्होंने उसको बढ़ा दिया। वो लेकर के आई एक 1976 में जो चुनाव ड्यू थे कि अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो पूरे देश से हमारा सफाया हो जाएगा, कुछ समय गुजर जाए, जनता का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि कुछ ही समय पहले इमरजेंसी लगाई थी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को बिना विपक्ष की उपस्थिति के बढ़ा दिया। जबकि आज जब एक देश एक चुनाव का बिल पेश हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को तय नहीं कर सकती, उसके कार्यकाल में संशोधन या उसके लिए कोई नियमावली तैयार नहीं कर सकती। तो इसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस के दोहरे चरित्र की बात की। इसके अलावा जो एक दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए थे, उसमें से एक था कि संसद में अगर कोरम पूरा नहीं है तो संसद चलाई जा सकती है, क्योंकि संसद में एक व्यवस्था है, एक निश्चित संख्या है कि जब तक सत्ता पक्ष के कम से कम, मतलब सरकार के कम से कम इतने लोग, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में है, अलग अलग संख्या है, कि उतने लोग जब तक वो उपस्थित नहीं होंगे तब तक संसद का संचालन नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, कोरम वोरम की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी हो, मतलब अगर 2-4 लोग भी हैं तो वो चला सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से पूरे को समराइज किया और उन्होंने कहा कि इनके उद्देश्य क्या थे, जो संविधान संशोधन लाए गए थे। तो पहले का उद्देश्य ये था कि हम पर कोई केस न कर सके, दूसरे का ये था कि हमारी कोई जांच ना हो, तीसरे का ये था कि नागरिकों के अधिकार नियंत्रित कर दिए जाएं, और चौथे का उद्देश्य ये था कि अगर चुनाव में हार होती दिखे तो चुनाव ही न करवाए जाए। इसके बाद उन्होंने वर्तमान सरकार को लेकर के अपने संशोधनों की बात की। तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो अपना पहला संशोधन, मतलब संविधान संशोधन लेकर के आई थी, जो कि 101वां संविधान संशोधन था, तो वो जीएसटी लेकर के आई। जीएसटी क्या था कि पूरे देश में हर राज्य में अलग अलग टैक्स व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहा नहीं, जो टैक्स है वो पूरे देश में एक रूप होना चाहिए। तो टैक्सेस में एक रूपता लाने के लिए वो जीएसटी लेकर के आए। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन वो लेकर के आए। तो 102वां संविधान संशोधन जो था वो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया। तीसरा जो संविधान संशोधन लाया गया वो था जो गैर आरक्षित जातियां हैं उनके गरीबों को आरक्षण देने के लिए, जो कि 10% आरक्षण दिया गया, जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, वो लाने के लिए। इसके बाद उन्होंने 105वें संविधान संशोधन का जिक्र किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये संशोधन हम इसलिए लेकर के आए कि पूरे देश में ओबीसी कैटेगरी में कौन सी जातियां सम्मिलित होंगी, कौन सी जातियां सम्मिलित नहीं होंगी, इसका निर्धारण दिल्ली में बैठी सरकार करती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, और इसको उन्होंने बदल दिया और इसका अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया गया कि राज्य सरकारें तय करेंगी कि उनके यहाँ ओबीसी कौन है और कौन नहीं है। फिर उन्होंने अगला महिला आरक्षण को लेकर के बताया, फिर 370 और 35A को लेकर के बताया। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे बताए, लेकिन कुल मिलाकर के अपने भाषण में उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कांग्रेस पार्टी की। मेरा अनुरोध है कि आप लोग उसको YouTube पर खोजिए और सुनिए जरूर, जिससे कि आपको पता चले कि सरकारें किस मंशा से क्या काम करती हैं। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।